आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस खास वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की गणित का मॉडल पेपर, जो आपके बोर्ड परीक्षा होने वाली 2022 में 24 मार्च से आपके पेपर शुरू है। तो उसमें आपका जो गणित का पेपर आएगा वो किस प्रकार का आने वाला है, उससे संबंधित ये मॉडल पेपर आपके सामने है, जिसमें हम पूरा पेपर आपको सोल्व करके यहाँ पे बताने वाले हैं। जो संजीव पासबुक होती है, जो संजीव की डेस्क वर्क है, उसका मॉडल पेपर नंबर 2 आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ये संजीव की डेस्क वर्क है और इसी का हमें जो मॉडल पेपर नंबर जो 2 हैं, जो आपके अभ्यास के लिए दिया गया है, वो हम इसमें सोल्व करेंगे। आपको 80 नंबर का पूर्णांक आएगा आपके पेपर में, और समय जो मिलेगा बोर्ड क्लास में आपको वो 2 घंटे और 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो ये पूरा हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला भाग जो है वो आपका 3 प्रश्न होंगे पहले भाग में। पहला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 12 प्रश्न आपके अबसद वाले आएंगे। फिर दूसरे प्रश्न में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति आएंगे, 6 प्रश्न आएंगे। और तीसरे प्रश्न में आपके 1 लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं। आइए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो एक पहला प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न आपके पहली प्रश्नावली का ही होगा, संख्या पद्धति वाली जो प्रश्नावली उसका, कि संख्या 441/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 2 का दशमलव प्रसार होगा। तो ये शांत होगा, अशांत होगा, शांत अशांत दोनों, या संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हर चेक करते हैं। ये हर वाली संख्या अगर 2 की घात 5 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होती हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे 7 की घात 2 है और ऊपर 441 है, तो हम यहाँ से 7 की घात 2 को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये 441 बटे में 7 इंटू 7 है, तो ये 7 इंटू 7 को हम इसके 7 के पार से काट देंगे, तो 7 छंग 42, और फिर ये 7 के पार से कटेगा 3 बार, 7 तिया 21, फिर 7 के पार से एक बार कट जाएगा ये, और ये कटेगा 7 9 63। तो ये बनेगा 9/2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7। अब ये हमने लिख लिया 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में, तब है जो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा शांत। पहला ऑप्शन इसमें जो सही होगा। अगला प्रश्न इसमें, यदि p और q एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हैं तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। ये इसके द्विघात समीकरण के बहुपद के हमने शून्यक दे रखे हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा कहते हैं। इनको इन्होंने p और q के रूप में दे दिया। तो इनका मान पूछा है p प्लस q, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग पूछा है। तो शून्यकों का योग होता है -b/a। तो b/a माइनस b/a, c/a और माइनस c/a। तो शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a होता है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो अपना सही होगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, समीकरण y-3/7 माइनस x/2 बराबर 1 में यदि y बराबर 10 हो तो x का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे 10 रख के इसको सोल्व करेंगे। तो y की जगह पे 10 रखा, माइनस हमने 3 किया, और बट्टे में हमारा 7 माइनस x/2 बराबर में 1। ये हो जाएगा 7/7 और माइनस x/2 बराबर 1। तो ये आएगा 1 पूरा, ये आएगा हमारा 1। तो इस 1 को हम इधर लाएंगे और इस माइनस के x/2 को हम उधर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर x/2। तो ये हो जाएगा 0 और बराबर में x/2, यानी कि 0 बराबर x/2। x/2 बराबर 0, यानी कि x का मान जो आएगा वो 2 इंटू 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसमें x बराबर 0 आएगा। फिर अगला सवाल है, समीकरण x-3 की घात 2 बराबर 3 के मूल हैं। हमें इसका मूल ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना। तो इसका x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, तो ये बनेगा x-3 बराबर प्लस माइनस √3। इस -3 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा x बराबर माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 प्लस माइनस √3। ये हमारा x का मान आएगा। तो 3 प्लस माइनस √3 वाला उत्तर अपना सही हो जाएगा। तो देखते हैं 3 प्लस माइनस √3 कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला अपना सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है 16 पदों वाली समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का अंतिम पद होगा। अंतिम पद का मतलब इसमें पूछा है 16 पद है तो इसमें 16वां पद पूछा है। अंतिम पद कौन सा है इसमें? 16वां। तो हम इसमें nवां पद लगाएंगे और 16वें पद का मान ज्ञात करेंगे। तो nवें पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला पद इसमें 2 है, n का मान 16 है और d का मान इसमें 3 है। तो ये आएगा 2 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी का मान लिखेंगे। 5 में से 2 गए तो 3, ये हमारा डी सार बनता है। तो ये आएगा 15 इंटू 3, 15 तिया 45 प्लस 2, तो 2 प्लस 45 बराबर इसका उत्तर आ जाएगा 47। तो 47 वाला ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। तो 16वें पद का मान होगा इसमें 47। अगला प्रश्न है छठा इसमें, ऐसी सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, उसको क्या कहते हैं? एक सरल रेखा है जो वृत्त को केवल एक ही ये वृत्त है, इसके ऊपर कोई एक ही बिंदु पर उस एक रेखा जो स्पर्श करके निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो ये जैसे ये वाली रेखा है जो यहाँ से गुजर रही है, तो ये इसको एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो इस वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इस रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। जब कोई रेखा वृत्त की परिधि को केवल एक बिंदु पर टच करके निकलती है तो उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और यही रेखा इसके अंदर होकर गुजरती तो उसको हम छेदक रेखा के रूप में जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो स्पर्श रेखा हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन इसमें सही है। वृत्त के ऊपर एक बिंदु से, जैसे ये मान लो एक वृत्त है और इसके ऊपर कोई एक बिंदु है, तो यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन वृत्त के ऊपर से हमें जो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि वृत्त के ऊपर छोटे छोटे अनंत बिंदु होते हैं। वही बिंदु अगर वृत्त के अंदर है तो उस बिंदु से हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वही बिंदु अगर वृत्त के बाहर है, ये मान लो बिंदु यहाँ से वृत्त के बाहर है, तो यहाँ से हम इसके ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 7, दो बिंदुओं दे रखें 0, x ये कोस थीटा तथा कोस दूसरा है साइन थीटा, 0, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए वही हम इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, y2। x1 का मान इसमें 0, x2 का मान साइन थीटा, y1 का मान कोस थीटा और y2 का मान इसमें 0। जब इसमें हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो ये आएगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 इनके साइन माइनस 0 का होल स्क्वायर। साइन में से 0 घटाएंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 में से हम कोस घटाएंगे तो माइनस का कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। तो ये एक सर्वसमीका बनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जिसका मान होता है 1। तो इसका उत्तर आएगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मतलब कितना होता है? 1। तो इस 7वें सवाल का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। फिर प्रश्न संख्या 8, 2 कोसेक 30 और सेक 30, ये किसके बराबर? इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं इसमें सबसे पहले इसमें सारणी से हम इसमें मान रखेंगे। तो ये दो तो सूत्र में सवाल में दे रखे हैं इसलिए, और फिर में मान लिखना है कोसेक 30 का। कोसेक 30 का मान जो साइन 30 होता है उसका उल्टा होता है। साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। और सेक 30 का मान वही होता है जो इसमें कोसेक 60 का होता है, यानी कि जो साइन 60 का मान होता है उसका उल्टा, यानी कि 2/√3 होता है, तो इसका उल्टा हो जाए, ये इसका मान हो जाएगा 2/√3। तो इन सबको गुणा करेंगे तो ये आएगा 8/√3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8/√3 इसका जो आंसर होगा। द वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। हाँ, ये जो सेक 30 है वो कोस 30 का उल्टा होता है। कोस 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और जो कोस 30 का मान होता है वह साइन 60 का मान होता है। अगला प्रश्न है इसमें 9वां प्रश्न, यदि कोस 90 माइनस थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो इस कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा, और साइन थीटा में हमें मान देखना है 1/2 किसका होता है। तो साइन थीटा में 1/2 मान किसका होता है? ये साइन 30 का मान होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को साइन 30, तुलना करने पर जो थीटा बराबर 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो उसमें आएगा 30 डिग्री।
फिर अगला सवाल है 10वां सवाल, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो देखो प्रथम 5 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। ये प्रथम 5 विषम संख्या हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है। तो इन सब की जोड़ करके हम 5 का भाग देंगे। तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग है वो n² के बराबर होता है, तो इनका योग जो है वो 25 के बराबर हो जाएगा। तो 25 में हम भाग देंगे 5 का, तो इसका आंसर आएगा 5। इन सब की जोड़ 25 आएगी और 25 में 5 का भाग दे देना, इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो इनका माध्य हो जाएगा 5। तो सूत्र लगा इसमें आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। प्रथम 5 विषम संख्या लिखी हमने, 1, 3, 5, 7, 9, फिर हमने 5 का भाग दिया, तो 25 में 5 का भाग देने पर आंसर आया इसके 5। अगला संख्या है सवाल है 11वां सवाल, बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक है। बहुलक मतलब बहुत बार आने वाला, जो सबसे ज़्यादा बार अंक आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। तो हमारा इसमें सबसे ज़्यादा बार अंक कौन सा दिख रहा है, वो इसमें 4 दिखाई दे रहा है। ये 4 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो बहुलक बराबर हो जाएगा 4। जो अंक सबसे ज़्यादा दिखाई देता है वो हमारा बहुलक होता है। फिर अगला सवाल है इसमें, दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो पासों को उछालने पर टोटल परिणाम कितने आएंगे, 36 आएंगे। 6 गुणा 6 बराबर 36, ये तो इसके कुल परिणाम होंगे। अब इसके हमें अनुकूल परिणाम ज्ञात करने, जिनकी योग दोनों पासों पर जिनके अंक आएंगे उनको जोड़ने पर 7 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो देखो 7 कौन कौन सी स्थिति बन सकती है, एक तो बन सकती है 1,6 वाली, एक बन सकती है 2,6, 2,5, एक बनेगी 3,4, एक बनेगी 4,3 वाली, और 5,2 और 6,1 वाली। ये तो वो स्थितियां हैं जो इसमें अंकों का योग 7 होगा। तो ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 स्थितियां ऐसी है जिनमें अंकों का योग 7 हो रहा है। अब इसमें 11 की भी देखें तो 11 के अंकों का योग 11 होने की जो अनुकूल परिणाम है वो दो परिणाम होंगे। एक तो 5,6 में 11 हो रहे हैं और एक 6,5 में भी 11 हो रहे हैं। तो 6 तो वो और 2 ये, टोटल कितने हो गए, 8। तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे इसमें 8 और कुल परिणाम है इसमें 36। इसको अगर हम काटेंगे, 4 के पार्ट से काट दो इसको, 8 को काटेंगे 4 दूनी 8, तो ये 2 बार कटेगा, ये 4 दूनी 8, ये 4 के पार्ट से 2 बार कटेगा, और 36 कटेंगे 4 नम 36 यानी कि 9 बार। इसका जो उत्तर होगा वो 2/9 आएगा। ऑप्शन देखते हैं, 4 ये 12वें सवाल में 2/9 कहाँ पे उत्तर आ रहा है, तो स वाला ऑप्शन अपना सही है। अब देखो आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्या करना है कि आपको भी बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न हल करने के बाद इस प्रकार का जो है कि टेबल बनानी है। छोटी सी टेबल बना के इसका हल यहाँ पे लिखना है, प्रश्न संख्या 1, और फिर इसके यहाँ पे भाग लगाने 1 से लगाकर 12 तक। फिर जिस प्रश्न का जो भी सही उत्तर है वो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आपको भी जो सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ लिखने हैं। इससे क्या होगा कि कॉपी चेक करने वाले, अगर आप अलग अलग जगह पे लिखेंगे तो आपके जो नंबर इसमें बार बार जो चेक करने पड़ेंगे, पहले का कौन सा है, दूसरे का कौन सा है। यहाँ पे पहला प्रश्न पूरा है जो एक साथ मिलेगा आपको। तो आपको भी बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये सवाल दे रखा है, इसके हमें सभी प्रश्नों के उत्तर रिक्त स्थान के रूप में दे रखे हैं, तो इनका हमें हल करना है। पहला सवाल है इसमें रैखिक समीकरण दे रखा है 2x - 3y - 2 बराबर 0, और दूसरा दे रखा है 4x - 4y - 5 बराबर 0 का युग्म ये संगत है असंगत है वो बताना है। तो देखो इनकी तुलना करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। a1 बटा a2, a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, तो a1 बटा a2 का मान आया 2/4 यानी कि 1/2। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे b1 बटा b2, b1 बटा b2 का मान यानी कि -3 बटा -4, ये हमारा b1 b2 आया। इसी प्रकार c1 बटा c2, -2 बटा -5 यानी कि 2/5। यहाँ पर हमें तीनों को देखते हैं तो इसमें से कोई सा भी मान किसी के बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, जो कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का समीकरण को बताता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि दो रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, काटने का मतलब उनका केवल एक ही हल होता है, एक ही हल होता है, तो ये दोनों समीकरण है जो वो संगत हैं, तो अपना उत्तर होएगा संगत। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो उनका हल अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, एक ही हल होता है। प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा, समांतर श्रेणी 2, 7, 12
का 11वां पद बताना है। तो इसमें पहला पद 2 है और डी का मान ज्ञात करेंगे, 7 में से 2 को घटाएंगे 5 और एन का मान इसमें 11 है। हमें 11वां पद ज्ञात करना है तो हम एनवां पद लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें एन बराबर हम 11 लिखेंगे, ए बराबर 2 लिखेंगे और डी बराबर हम 5 लिखेंगे। इस सूत्र में मान लिखते हैं। तो पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, 11 में से ए गया तो 10 बचेगा, तो ये आएगा 2 प्लस 10 इंटू 5। अब यहाँ पे हम पहले गुणा करेंगे फिर बाद में जोड़ करेंगे, क्योंकि बोर्डमास के नियम से पहले भाग, गुणा, जोड़ और बाकी इसी क्रम में चलते हैं। तो पहले हम गुणा करेंगे, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, फिर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 52। तो इस दूसरे का जो सही उत्तर है वो यहाँ पे आएगा 52। तो 11वें पद का मान कितना हो गया इसमें 52। फिर सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है कि एक वृत्त पर अधिक से अधिक कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो जीवाएं कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं। ये मान लो एक वृत्त है हमारा, इसके ऊपर से कोई 2 बिंदु लेते हैं, जैसे यहाँ कोई एक बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है यहाँ पे, इसके ऊपर कोई 2 बिंदु है, एक तो ये ए और दूसरा बिंदु है यहाँ पे बी। तो इस वृत्त के ऊपर ये दोनों बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों को सीधा मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको हम जीवा कहते हैं। अब वो जीवा यहाँ पे भी हो सकती है, ये मान लो सी और डी ये एक जीवा है, ये ई और एफ ये तीसरी जीवा है। तो वृत्त के ऊपर कितने ही अनंत बिंदु हैं, उन 2 बिंदुओं को सीधा मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको हम जीवा कहते हैं। तो एक वृत्त के ऊपर हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, तो इस प्रकार हम इसके ऊपर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो अनंत हो जाएगा। एक वृत्त के ऊपर हम अनंत स्पर्श जीवाएं खींची जा सकती हैं। और मान लो कोई है जो जीवा, ये तो हम इसका उत्तर हो गया अनंत, कि एक वृत्त पे अधिक से अधिक है जो अनंत जीवाएं होगी। ये मान लो कोई वृत्त है और इस वृत्त का ये मान लो कोई केंद्र है। मान लो कोई जीवा इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम व्यास कहेंगे। मान लो कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसको हम व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो व्यास बराबर सूत्र होगा 2 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं तो 2 इंटू आर लिख सकते हैं या फिर 2 इंटू त्रिज्या, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसमें हम 2 का भाग लगा देते हैं तो त्रिज्या आ जाता है। तो ये जो जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, उसको हम व्यास कहते हैं। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि ऐसी जीवा जो ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, और या फिर ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और जिसके दोनों सिरे वृत्त के ऊपर स्थित है तो उसको हम व्यास कहते हैं। तो ये इससे संबंधित कई सारे और भी प्रश्न इसमें बनते हैं। अगर आपको ये जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके सारे जो मॉडल पेपर हैं, चाहे वो आपके एक्सीलेंट के हो, संजीव के हो, या फिर आपका कोई सा भी और मॉडल पेपर हो, मैं आपके लिए पूरा सोल्व करके यहाँ पे उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने बाकी के साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी जो गणित में जिनको भी डर है वो भी आसानी से पास हो सकें। तो इसका चौथा सवाल है इसमें कि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि का मान क्या होता है। तो पहले तो हम कोटि और भुज को समझ लेते हैं। ये हमारी वाई अक्ष होती है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। ये जो हमारा ये वाली जो लाइन है वो एक्स अक्ष है, इसको भुज कहते हैं, इसको भुज कहते हैं। एक्स के मान को भुज कहते हैं और वाई के मान को कोटि कहते हैं। ये तो हमारा एक्स और वाई का मान हुआ, वाई कोटि होती है और एक्स भुज होता है। अब एक्स अक्ष पे ये एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है, यहाँ पे कोई बिंदु होगा एक्स अक्ष पे, तो यहाँ पे वाई का मान 0 होगा। तो एक्स का तो कोई बिंदु आता है और वाई का मान यहाँ पे 0 आता है। तो एक्स अक्ष पर जो कोटि का मान है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर कोटि का मान 0 आता है। और यही बिंदु अगर वाई अक्ष पे है तो वाई अक्ष पे बिंदु होगा 0, वाई। तो क्योंकि हम एक्स का मान पहले लिखते हैं और वाई का मान बाद में लिखते हैं, तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उसकी कोटि का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज का मान 0 होता है। इससे 2 प्रश्न यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें 5वां, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। इसको आप सीधा ही लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान, यानी कि अगर आप सारणी को देखेंगे तो साइन और कोस में कौन से डिग्री के मान है जो बराबर होते हैं। तो आप साइन और कोस का जब टेबल देखेंगे तो उसमें 45 डिग्री का मान है जो बराबर होता है। दोनों का मान 1/√2 1/√2 ही होता है। ये साइन 30 ये 45 का मान है, ये कोस 45 का मान है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब थीटा का मान 45 आएगा। ये 45 हम वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम पूरक सूत्र में बदल देते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा।
तो हमने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा बराबर कोस, इस कोस को हमने बदला साइन में, तो ये आ जाएगा हमारा थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। इस थीटा को हम इधर लाएंगे तो ये बनेगा हमारा 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। और थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम 90 में 2 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा हमारा 45 डिग्री। हम वैसा भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट ही सारणी से देखकर भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। वो कितना होगा 45 डिग्री। जो त्रिकोणमिति की सारणी है मान की, उसमें आप देखेंगे जो साइन 45 का मान है वो कोस 45 के मान के बराबर है। साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 और इसका भी मान 1/√2 ही होता है। अगला प्रश्न है, यदि a1 a2 a3 an का माध्य a है तो a का मान कितना होगा। तो इसमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र पूछा है, तो ये संख्या दे रखी, इन सभी का हम जोड़ करेंगे और जितनी संख्या है उनका हम भाग लगाएंगे। तो ये n संख्या है, n ही संख्याओं का हम जोड़ करेंगे, तो ये आएगा हमारा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an तक चलेगा ये, इसमें हम n का भाग लगाएंगे। इसको जोड़ में बताने के लिए हम एक ग्रीक अक्षर सिग्मा काम में लेते हैं, तो सिग्मा a बटा n इसका जो आंसर होगा। n का मान है जो 1 to n हो जाएगा, ये जो n है वो 1 to n होगा। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है कि ये कोई संख्या है, इसका माध्य a है तो माध्य a बराबर सिग्मा a बटा n हो जाएगा। ये आपका सवाल नंबर 2 हुआ, जिसके आपके 6 प्रश्न सही हो जाएंगे। फिर आपके सवाल नंबर 3 आएगा। सवाल नंबर 3 में भी आपके 12 प्रश्न होंगे। 12 ही प्रश्न वापस आपके अवसद के रूप में। पहला प्रश्न आया, दूसरा प्रश्न आपके 6 प्रश्न रिक्त स्थान, तीसरा प्रश्न आपके 1 लाइनर होगा, इनके आपको थोड़े से हल करके इसके उत्तर देने होंगे या फिर सीधा इसका आंसर लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है 44 और 99 का महत्तम HCF ज्ञात करना है, और HCF ज्ञात करने की इसमें विधि नहीं दी, तो हम अपनी ओर से कोई सी भी विधि यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, 44 और 99 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हमने गुणनखंड किए, 44 में 2 का भाग दिया 22, 22 में 2 का भाग 11, 11 में 11 का भाग 1 बार, 99 में 3 का भाग गया 33 बार, 33 में 3 का 11 बार, 11 में 11 का 1 बार। फिर हमने 44 को लिखा 2 × 2 × 11, 99 को लिखा 3 × 3 × 11। HCF का मतलब होता है जो इनमें कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे। तो कॉमन कौन मिल रहा है इसमें, केवल 11, तो 11 ही हमारा आंसर होगा। तो HCF बराबर 11। जो दोनों में कॉमन मिलता हो उसको हम एक बार लिखेंगे। जैसे ये 44 में 2 कॉमन है, लेकिन वो खुद के खुद में ही कॉमन है, इसलिए हमने 2 को नहीं लिखा। इसमें 3 का 3 में ही कॉमन है, खुद का खुद में ही कॉमन है, इसलिए हमने 3 को भी नहीं लिखा। जो दोनों संख्याओं में मिले उसको हम एक बार लिखेंगे। तो 11 इसमें भी और 11 इसमें भी है, तो अपना उत्तर हो जाएगा 11। ये 11 सबसे बड़ी संख्या है, जिसका भाग 44 में भी जाएगा और 99 में भी जाएगा। अगला सवाल हमारा दूसरा, यदि x - 2 व्यंजक x² + 2x - 1 का एक गुणनखंड है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये इसका अगर गुणनखंड है तो इसमें अगर भाग देंगे इसका, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम इसका शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x - 2 है, इसके बराबर में लिखेंगे 0। 0 लिखेंगे तो ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 बनेगा। तो x बराबर आया हमारा प्लस का 2। अब x बराबर 2 जो है वो हम व्यंजक जो दे रखा है जिसका ये गुणनखंड है x² + 2x - a, इसमें हम x बराबर 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो ये आएगा x की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 - a बराबर 0। इन दोनों का मान ज्ञात करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 बराबर 4 - a, इन दोनों की जोड़ 8 - a बराबर 0। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम -a को इधर लाएंगे तो प्लस का है, तो a बराबर आंसर आ जाएगा हमारा इसमें 8। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम सीधा इनकी तुलना करके ABC का मान ज्ञात करेंगे, गुणांकों से इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे और जो दे रखा है उसके बराबर में रख के हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। ये शून्यकों का गुणनफल होता है। अगर शून्यकों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। हमें गुणनफल पूछा तो c/a। सबसे पहले हम ABC का मान ज्ञात करते हैं। तो a का मान तो a ही है और b का मान इसमें -6 और c का मान इसमें -6 है। हम ज्ञात करेंगे इसमें शून्यकों का गुणनफल। तो वो तो हमें इन्होंने पहले दे रखा है, तो लिख लेंगे हम शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, जो कितना दे रखा है 6,
और सी का मान माइनस का 6 है और ए बराबर में ए है। तो माइनस का 6 बटा ए बराबर में 6। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ए इधर आएगा और 6 का इसमें हम भाग देंगे तो ए बराबर आ जाएगा ये माइनस का 6 बटा 6। माइनस के 6 में 6 का भाग देंगे तो ए का मान आएगा माइनस का ए। तो ए का कितना मान आया माइनस का ए। चौथा सवाल है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस के वाई बराबर 1 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो कोई हल विद्यमान नहीं है उसके लिए हम शर्त देखेंगे इसमें। तो पहले हम तुलना कर लेते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2 और इन सब का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो a1 का मान 2 है, b1 का मान k है, c1 का मान इसमें 1 है, a2 का मान 3 है, b2 का मान माइनस के 5 है, c2 का मान इसमें 7 है। तो यहाँ पे हम इसको कोई हल नहीं ये दे रखा है, साफ ही लिखा हुआ है यहाँ पे कोई हल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो समांतर रेखा है, समांतर रेखाओं की शर्त क्या होती है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये हमने इसकी शर्त लिखी। फिर इसमें इसके मान लिखेंगे। तो a1 बटा a2 का मान 2 बटा 3, b1 बटा b2 का मान k बटा माइनस के 5, c1 बटा c2 का मान है 1 बटा 7। हमें k का मान ज्ञात करना है तो हम इन दो बराबर वाली संख्याओं को लेंगे पहले और दूसरे से। तो प्रथम और द्वितीय से हम इसको लिखेंगे 2 बटा 3 और बट्टे में बराबर में लिखेंगे k बटा माइनस के 5। k का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 5 2 से गुणा होगा और बट्टे में आ जाएगा हमारा 3। तो k बराबर 2 इंटू माइनस के 5 बट्टे में 3। जब इसको हम भाग करेंगे तो माइनस का 10 5 दूनी 10 और बट्टे में 3। तो इसका k का जो मान आया वो माइनस का 10 बट्टे 3 आया। सवाल नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या x कोष्टक 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, इस x का अंदर गुणा करेंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है कि इसकी घात अधिकतम 2 होनी चाहिए। तो हम पहले इसको सरल रूप में बदलेंगे फिर इसकी घात चेक करेंगे। x का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस एक्स स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का बनेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, ये प्लस का 1 भी इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर में बचेगा हमारा 0। जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 2x प्लस के और एक्स स्क्वायर माइनस का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर केवल, प्लस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0। तो फाइनली हमारे को जो ये समीकरण प्राप्त हुई। इसकी अगर हम घात चेक करेंगे तो इसकी घात जो अधिकतम 2 घात है। तो किसी भी समीकरण की घात अगर 2 होती है अधिकतम घात तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। तो हम लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण की घात 2 है अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये जो दे रखा है वो एक द्विघात समीकरण है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 25 हो तो यदि छोटी संख्या x हो तो इस तथ्य को अभिव्यक्त करने वाला समीकरण लिखिए। तो छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी क्योंकि क्रमागत पूछा है। प्राकृत संख्या जैसे 2 और 3 ये क्रमागत है, 10 और 11 ये क्रमागत है। तो क्रमागत का मतलब दो लगातार संख्याओं का हमें इसमें मान अभिव्यक्त करने वाली संख्या लिखनी है। तो एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि पहली वाली संख्या x और दूसरी वाली संख्या x प्लस 1 है, इनके वर्गों का योग 25 दे रखा है। तो इसको हमें द्विघात समीकरण रूप में, तो दोनों संख्याओं को हम यहाँ पे लिखेंगे। पहली संख्या है इसमें x और दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1, दोनों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है हमें 25। इन्होंने वर्ग का योग दे रखा है। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो ये तो हमारा एक्स स्क्वायर ही है वैसे वैसे ही। जब हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो a का मान यहाँ पे x है, b का मान यहाँ पे 1 है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इसका आंसर आएगा। और फिर बराबर में हमारा 25, तो ये बराबर में 25 आ जाएगा। तो बराबर का ये 25। जब इस 25 को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। तो अगले स्लाइड में जो बनेगा वो x प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का 1 और ये माइनस के 25 बराबर हो जाएंगे माइनस के 24 और ये वाला 2x। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में है 24। अब इसको अगर हम और सोल्व करेंगे तो इसमें 2 का और भाग लगा दो तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर
माइनस प्लस एक्स और माइनस के 12 बराबर 0। ये भी अपना है जो उत्तर है और ये भी अपना उत्तर है। चाहे इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 लिखो या फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0 लिखो, ये दोनों ही एक द्विघात समीकरण को ही बताएंगे। फिर सवाल नंबर 7 है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी हो और वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी हो तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यह सवाल दे रखा है, इसमें हमें वृत्त के बाह्य बिंदु से उस केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका हम चित्र बना लेंगे। ये वाला चित्र आपके सामने यही बनेगा। इसमें ये मान लो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या यहाँ पे और ये इसका केंद्र और ये यहाँ पे इसकी त्रिज्या। जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंबवत होती है। ये इस प्रकार से यहाँ पे इसकी स्पर्श रेखा लंबवत होती है और यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे P मान लेते हैं। तो इसके केंद्र से ये वाली हमें दूरी ज्ञात करनी है। त्रिज्या और यहाँ पे जो स्पर्श रेखा वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये एक त्रिभुज बनेगा जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें इन्होंने इसका लंब दे रखा है 5, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 12। हमें इसका केंद्र से इसके बाह्य बिंदु की दूरी ये वाला कर्ण ज्ञात करना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कर्ण ज्ञात करने के लिए। लंब हमें 5 पता है, आधार हमें 12 पता है। कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाई। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान इसमें ज्ञात करना है। आधार का मान यहाँ पे दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा हमने 12। फिर लंब का मान इसमें 5 है तो 5, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। फिर यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे। तो देखो कर्ण का स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगले जो सामने वाली संख्या इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। तो 144 और 25 का जब हम जोड़ करेंगे तो ये आएगा 169। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 169। 169 किसके वर्ग है, तो ये 13 के वर्ग है। तो अपना जो आंसर होगा वो 13 सेमी होगा। तो बिंदु की जो केंद्र से दूरी है, बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी वो 13 सेंटीमीटर है। सवाल नंबर 8, यदि बिंदु k, 2 और 3,4 के बीच की दूरी अंडर रूट 8 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल वैसे जो पहले आरबीएसई बोर्ड की जो किताब चलती थी उसका सवाल है। ये पुरानी किताब है, उसका सवाल दिया गया है। फिर भी हम इसको एक बार यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। दूरी सूत्र से इसको हम सोल्व करेंगे तो ये दूरी सूत्र होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी इन्होंने दे रखी है पहले से, अंडर रूट 8 है इसकी, तो यहाँ लिख लेंगे हम अंडर रूट 8। x1 y1 x2 y2 के मान लिखेंगे। इसमें x2 का मान इसमें 3 है और x1 का मान इसमें k है, तो 3 माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे और y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 2 बराबर 2 का स्क्वायर, जो कितना आएगा 4। यहाँ पे हमें 3 माइनस k के ऊपर आपको a माइनस b का होल स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान 3 है, b का मान k है। a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, b यानी कि k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 3 दूनी 6 और k आ जाएंगे प्लस 2 का स्क्वायर 4। हमें इसका अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे और ये लाइन लिखी हमने दोनों तरफ वर्ग करने पर। फिर हमने लिखा 8, अंडर रूट हट गया दोनों तरफ वर्ग करने पर। 8 बराबर 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 4। ये 9 और 4 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 13, और ये प्लस के 8 इधर आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। तो अगली समीकरण जो बनेगी वो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 13 माइनस 8 बराबर 0 बनेगा। ये वाला हमारा इसमें बनने वाला है। तो ये हमने लिखा यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 6k, 8 13 में से 8 गए तो 5। अब हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए ये एक द्विघात समीकरण है, गुणनखंड करेंगे। तो 5 को गुणनखंड करें, जिनको जोड़े या घटाएं तो 6 आ जाए, तो 5 एकम 5, तो 5 और 1 इसका टुकड़ा होगा। तो 6 के टुकड़े किए हमने 5 और 1, तो ये हो गया हमारा इसमें k स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 बराबर 0। कॉमन लेंगे, k कॉमन आया, k माइनस 5, यहाँ पे भी 1 कॉमन आया, तो यहाँ पे k माइनस 5 बराबर 0। तो दोनों को एक बार लिखेंगे, k माइनस 5 बराबर 0, k माइनस 1 बराबर 0। एक बार k माइनस 5 बराबर 0 तो k बराबर प्लस के 5 आएगा। दूसरी बार में k माइनस 1 बराबर 0 तो k बराबर प्लस का 1 आएगा। तो k के हमें इसमें 2 मान प्राप्त हुए। एक तो हम यहाँ पे प्लस के 5 लिख सकते हैं k बराबर, और एक हमारा 1 आंसर होगा। ये हमारा k का मान आया। अगला सवाल इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 30
प्लस साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करने के लिए हम सारणी से इसमें मान रखेंगे। तो देखो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। इस √3 को √3 से गुणा करेंगे और 2 को 2 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे। तो √3 इंटू √3 जब इसको हम गुणा करते हैं तो इसका उत्तर 3 आता है, क्योंकि ये स्क्वायर होंगे। इन √3 का स्क्वायर करेंगे और अंडर से स्क्वायर कटेगा तो अपना उत्तर 3 ही बचेगा। तो इसका तो उत्तर आएगा यहाँ पे ऊपर तो 3 और नीचे 2 को 2 से करेंगे तो 4। तो प्लस से इस वाले साइड का जो उत्तर होगा वो 3/4 और 1/4 इसका उत्तर होगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4। इसके हम लघुत्तम लेके हल करेंगे तो 4 और 4 की एलसीएम 4, फिर 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से किया तो 3 प्लस 1 का भाग 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से करेंगे तो 1। तो जब हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या को हम वैसे ही प्लस में लिख लेते हैं। तो 4 एक जैसे दोनों तरफ, तो हमने लिखा 3 + 1/4 बराबर 4/4, यानी कि इसका उत्तर आया 1। अगला सवाल है 10वां सवाल है इसमें 4 sin 18 sec 72 का मान लिखिए। तो देखो इसमें पूरक सूत्र से इसको हल करना है। पूरक सूत्र जो है वो sin 90 - थीटा, वो वाला सूत्र जो है वो इसमें काम का आएगा। तो sin थीटा बराबर सूत्र होता है cos 90 - थीटा और sec थीटा बराबर सूत्र होता है cosec 90 - थीटा। या तो हम साइन को कोसेक में बदलेंगे या फिर सेक को हम कोसेक, या तो साइन को हम कोस में बदलेंगे या फिर सेक को हम कोसेक में बदलेंगे। हम क्या करें, यहाँ पे सेक को हम कोसेक में बदल रहे हैं। तो सेक थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है कोसेक 90 - थीटा। तो कोसेक 90 - थीटा लगाएंगे यहाँ पे। तो सेक थीटा 72 है, तो सेक 72 की जगह लिखेंगे कोसेक 90 - 72। 90 में से 72 घटाएंगे तो यह आ जाएगा कोसेक 18। साइन 18 इंटू कोसेक 18, इसको गुणा करें तो इसका उत्तर 1 ही आता है। साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। फिर भी हम इसको और बदल के लिख सकते हैं। तो इस कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin। तो साइन 18 कोस 18 कोसेक 18। तो ये साइन 18 तो पहले से ही है, 4 इंटू साइन 18 इंटू कोसेक 18 को हम लिख सकते हैं 1/sin 18। साइन 18 से साइन 18 कटेंगे तो इसका उत्तर 1 आएगा और इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 इंटू 1 बराबर इसका 4 आंसर आएगा। साइड में हम इसके सूत्र भी लिख सकते हैं कि हमने कौन सा सूत्र काम में लिया है। तो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 - थीटा और दूसरा इसमें कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ये दोनों सूत्र हमने काम में लिए। फिर अगला सवाल है बंटन 1 6 3 5 7 9 11 4 9 का माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें माध्यक ज्ञात करना है। तो जब भी इसमें हमें माध्यक या माध्यिका पूछे तो इनको हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या फिर इनको घटते क्रम में लिखेंगे। पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिखें, ये हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। आरोही क्रम में लिखने के बाद में इनको हम गिनेंगे ये कितने हैं, तो ये 9 संख्या, टोटल 9 नंबर है। तो n बराबर कितना आया 9। 9 क्या है, सम एक विषम है, तो 9 एक विषम संख्या है। तो इसमें जो माध्य का सूत्र लगेगा वो भी विषम वाला लगेगा। विषम वाला सूत्र कौन सा है, n + 1/2वां पद। तो n का मान इसमें 9 है और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10/2, यानी कि 5वें पद का मान इसमें लिखना है। तो हम इसमें गिनेंगे ये 1 2 3 4 और 5। तो 5वें नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है इसमें 6। तो माध्यक बराबर हो जाएगा हमारा 6। तो माध्यक का जो उत्तर है इसमें वो इस वाले सवाल के लिए 6 उत्तर होगा। सवाल नंबर 12। 12वां सवाल है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो कुल कितने परिणाम आएंगे, तो एक पासे को फेंकने पर 6 परिणाम आते हैं। वो 1 से लगाकर 6 तक की गिनती होती हैं। अब अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 3 5, कितने हो गए 3। तो अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम हो गए 3। अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है इसमें 6। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि 3/6, यानी कि उत्तर आएगा इसका 1/2। इसी सवाल में मान लो आपको अभाज्य संख्या की जगह पे सम संख्या पूछ लेते हैं। सम संख्या का उत्तर होता है, ये होंगे इसमें 2 4 और 6। कितनी संख्या है 3 है, तो 3/6, ये भी 1/2। इसी सवाल में अगर आपको विषम संख्या पूछते हैं तो विषम संख्या कौन सी है, एक तो 1 है विषम संख्या, इसमें एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 3। 3/6 यानी कि 1/2। इसमें और भी पूछ सकते हैं 4 से छोटा 4 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा, 4 या 4 से बड़ा। तो 4 से छोटा पूछे तो 4 से छोटी 1 2 3 होगी। 4 या 4 से छोटा पूछे तो इसमें 4 को भी शामिल करेंगे, 1 2 3 4 होगा।
4 से बड़ा 5 और 6, 4 या 4 से बड़ा तो 4 5 6। जब भी यह पूछे तो इसमें उस संख्या को भी शामिल करना होता है। फिर अगला सवाल इसमें भाग ब का आएगा। भाग ब जो है वो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2-2 नंबर के इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। सवाल नंबर 4 आपको दो नंबर का प्रश्न है ये। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन की प्रमेय कौन सी, एल्गोरिथम कौन सी है? वो होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। इस रूप में इसको लिखना होता है। और जब हमारा शेषफल 0 हो जाएगा तो लास्ट में हमने जिस संख्या का भाग दिया वही हमारा एचसीएफ होता है। तो आइए हम इस पर यूक्लिड विभाजन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। दी गई संख्या 135 और 225 है। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? तो 225 बड़ी है और 135 छोटी है। तो हम क्या करेंगे, 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 225 में हम 135 का भाग देंगे तो वो एक बार जाएगा और 90 शेष बचेंगे। तो इसको वापस लिखेंगे तो ये इस रूप में आपको उत्तर की जांच कर सकते हैं। 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90। यहाँ पे देखो शेषफल कितना है, 90, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब अब हमें वापस अगले स्टेप में चलना होगा। तो अब हम वापस क्या करेंगे, हमने लास्ट में जिसका भाग दिया और जो हमारा शेषफल आया उन दोनों पर हम वापस यूक्लिड लगाएंगे। तो 135 और 90 पर हम यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी है वो 135 है और 90 यहाँ पे छोटे हैं। तो 135 में 90 का भाग देंगे। तो 135 हमारा भाज्य है, भाजक 90, भागफल 1 आएगा और शेषफल हमारा 45 आएगा। शेषफल 45 जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमें तीसरे स्टेप की ओर चलना होगा। तो तीसरा स्टेप क्या आएगा, अब हम 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो ये होगा 90 बराबर 90 में 45 का भाग 2 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 0। 45 इंटू 2 बराबर 90 होगा और शेषफल यहाँ पे 0 है। तो देखो यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0 है। और शेषफल जब 0 आता है तो उस समय हमारा भाजक कौन सा होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे जो भाजक है वो हमारा 45 है, इसलिए हमारा जो एचसीएफ वो हो जाएगा 45। ये हम इसमें कर सकते हैं। इसको हम रफ कार्य के रूप में इस रूप में भी कर सकते हैं। जैसे ये 225 है, इसमें हम भाग देंगे 135 का, ये एक बार जाएगा 135, फिर इसको घटाएंगे, यहाँ पे बचेंगे 90। 90 में 90 का भाग देंगे फिर 135 में, एक बार जाएगा और 45 बचेंगे इसमें। फिर 45 का भाग देंगे 90 में तो वो 2 बार जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। सवाल नंबर 5, एचसीएफ कितना आया इसका, 45। सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 है, एक द्विघात बहुपद है 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x का शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड लगाएंगे इसमें। तो बहुपद बराबर लिखेंगे, एक द्विघात बहुपद है तो इसके बराबर लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए 0। द्विघात समीकरण बन गई है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। गुणनखंड करने के लिए हम एबीसी की तुलना करेंगे। तो ए का मान 6 है, बी का मान माइनस के 7, सी का मान माइनस के 3 है। अब गुणनखंड करने के लिए हम ए को गुणा करेंगे सी से। तो यह आएगा ए इंटू सी, यानी कि 6 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 18। माइनस के 18 के गुणनखंड करेंगे। माइनस 18 के गुणनखंड हमें इस प्रकार से करने की संख्या के जो गुणनखंड आएंगे जिनको जोड़ें या घटाएं तो वापस हमारा कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9 और 3 इंटू 6। जोड़ने या घटाने पर 7 ये दूसरे वाले टुकड़े में आएंगे, दूसरे वाले जोड़े में 2 और 9 में। इनको जब हम घटाएंगे या फिर प्लस के 2 को माइनस 9 में जोड़ेंगे तो ये हमारा माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 9 और प्लस के 2। तो 7 माइनस का जो 7x है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस के 9 और प्लस के 2। जोड़े बनाएंगे, इनके कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x कॉमन आएगा। तो 6x² में से 3x बाहर निकला तो 2x बचेगा। 9x में से 3x बाहर आया तो 3 बचेगा। अब अगली संख्या में भी यही बचेगा तो एक कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यह आएगा 3x बराबर माइनस का 1, यानी कि x बराबर माइनस का 1/3।
अब दूसरी स्टेप में हम करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर प्लस के 3, माइनस के 3 इधर आए तो प्लस के 3, और x बराबर आया 3/2। फिर है सवाल नंबर 6। ये x के दो मान प्राप्त हुए। अब सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसमें पूछा गया विलोपन विधि, लेकिन यह जो हल किया गया वो प्रतिस्थापन विधि। तो मैं आपको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि बता दूं और विलोपन विधि भी आपको यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक समीकरण का जो गुणांक है उनको बराबर करते हैं। जैसे x का गुणांक यहाँ पे 3 है, x का गुणांक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 4 है, यहाँ पे y का गुणांक -2 है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको भी इसके बराबर करें या फिर इसको भी इसके बराबर करें। तो हम इस समीकरण जो 2 है, इस समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेंगे। इसको 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारा 4x माइनस 4y बराबर 4। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। तो ये 4y से 4y कटेंगे, 4 और 3 ये बनेंगे 7x, और ये 10 और 4 14। तो 7x बराबर 14, यानी कि x बराबर 14/2 आएगा। 14/7 बराबर में 2 आंसर होंगे। तो इसका जो x का मान आया वो आया इसमें 2। अब x के मान को हम इसमें किसी एक समीकरण में रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं, 2 × 2 माइनस 2y बराबर 2। तो ये 2 दूनी 4, ये 2 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के 2y इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये बनेगा हमारा -2 बराबर 2y। तो 4 में से 2 गए तो 2, तो 2y बराबर 2। तो 2y बराबर 2, यानी कि y बराबर 2/2 बराबर इसका उत्तर आएगा 1। तो x का मान इसमें 2 आया और y का मान 1 आया। ये इसमें जो विलोपन विधि है, x बराबर 2 और y बराबर 1। प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हम हल कर सकते हैं। x का मान ज्ञात करके किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे, जो भी मान आएगा उसको किसी अन्य समीकरण में रखे हम y का मान ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर 7 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हल करना है तो इसमें हम ABC का मान ज्ञात करेंगे। देखो a का मान कितना है, √2 है इसमें, b का मान इसमें 7 है और c का मान 5√2 है। सबसे पहले हम a को c से गुणा करेंगे तो √2 × 5√2, यानी कि इसका उत्तर होगा 5 × 2 बराबर 10। ये √2 को √2 से गुणा करेंगे तो ये 2 आएगा, 5 × 2 बराबर 10 आ जाएगा। अब इसमें हम 10 के टुकड़े करेंगे, जिनको जोड़ें या घटाएं तो हमारे इसमें 7 आ जाए, तो वो आएगा इसमें 5 दूनी 10। तो ये हमारा टुकड़ा हो जाएगा, तो हम 5x और 2x लिख लेंगे। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए ये अंडररूट वाली संख्या, तो इसको भी हम अंडररूट में बदलेंगे। यहाँ पे अंडररूट, ठीक है, तो इसे 2 को हमने लिखा √2 × √2 लिख सकते हैं 2 को हम इस प्रकार से। तो हमने इस 2 को लिख लिया यहाँ पे √2 × √2, और साथ में x है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस √2। फिर यहाँ कॉमन आएगा हमारा 5, तो 5 कॉमन लेने के बाद में बचेगा x प्लस √2 और बराबर में 0। तो एक बार हम √2x प्लस 5 को कोष्ठक में बंद करेंगे, एक बार हम x प्लस 2 को कोष्ठक में बंद करेंगे। फिर इन दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिखेंगे। तो √2x प्लस 5 बराबर 0, यानी कि √2x बराबर -5, और इस √2 को यहाँ से हटाएंगे तो ये आएगा x बराबर -5 और बट्टे में √2। इसी प्रकार से √2 प्लस x वाला करेंगे तो पक्षांतरण करने पर x का मान -2 आएगा, तो x बराबर -2 और एक मान है x बराबर -5/√2। फिर सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 है इसमें कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसमें पद ज्ञात करने के लिए हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 18, 15 से 1/2, 13 और 47, -47, ये है यहाँ पे -47।
तो ये माइनस के ये 15 से 1/2 को हम सही रूप में बदलेंगे तो ये 15 दूनी 30 और 1 31, 15 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 31/2। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 31/2। तो हमारा जो पहला पद है वो इसमें 18 है। डी का मान 31/2 में से हम 18 को घटाएंगे तो ये लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे तो 2 के और 1 के लघुत्तम 2 आएगा। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 31 से किया तो 31, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 18 से करेंगे तो 36, 31 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के 5 और बटे में लघुत्तम के 2। तो ये डी का मान है माइनस के 5/2। एन का मान इसमें ज्ञात करना है। एनवा पद माइनस के 47 है। एनवा पद ये माइनस के 47 है, माइनस का 47 इसका एनवा पद है। हम इसमें एनवा पद का सूत्र लगाएंगे तो एनवा पद होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र हुआ। एनवा पद माइनस के 47, पहला पद इसमें 18 है, एन का मान इसमें ज्ञात करना है, माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस के 5/2 है। डी का मान माइनस में है इसलिए इसको हम कोष्टक में बंद करेंगे, ये गुणा में है इसलिए। बाकी आप जो माइनस के साथ कोष्टक नहीं लगाओगे तो इसको आप घटा देंगे और गलत हो जाएगा सवाल। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस के 5/2 को हम अंदर गुणा करेंगे और इस 18 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 18 इधर आएंगे तो माइनस के 18, तो माइनस का 47 और माइनस के 18 बराबर में ये माइनस के 5n/2 और प्लस में 5/2। इस संख्या को हम हल करेंगे आगे तो ये 7 और 8 15 के 5, 5 और 1 6, तो ये आएगा माइनस का 65। माइनस का 65 बराबर माइनस के 5/2 प्लस 5/2। अगले स्टेप में जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 65 बराबर माइनस के 5/2 प्लस 5/2। इस माइनस के 5/2 को भी हम यहाँ से हटाएंगे, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। जब इसको हम वापस हल करेंगे तो लघुत्तम लेके इनके हल करेंगे तो ये आएगा माइनस का 30, 1 और 2 के लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को 65 से गुणा करेंगे तो 130 होगा, अरे माइनस का माइनस, फिर 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से करेंगे तो 5। तो संख्या जो बन रही है हमारे पास में वो 130 माइनस के और 105 माइनस 5 तो 135 हो गए और बट्टे में 2 और बराबर में जो चल रहा है वो हमारा माइनस के 5/2। तो माइनस के 5n/2, ये माइनस है ये वाला माइनस कट गया, संख्या बच रही हमारे पास में 135/2 और 5n/2। n का मान ज्ञात करने के लिए हम 2 और 5 को यहाँ से हटाएंगे, ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो 135 × 2 और ये 5 इसके भाग में इधर आएगा तो 2 के गुणा में, तो 2 × 5। ये वाले 2 से ये वाले 2 कट जाएंगे, 135 में हम 5 का भाग देंगे तो 135/5 जो n का मान आएगा वो 27 आएगा। तो n बराबर इसमें आएगा उत्तर 27। यह आपके 5वीं प्रश्नावली का सवाल है। फिर सवाल नंबर 9 9वां सवाल है आपके 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि वही हमारा n का मान इसमें भी निकालना है। पहले हम 10 से 250 के बीच में संख्या लिखते हैं तो 10 11 12 13 14 15 ये ... अनंत ये 250 तक की संख्या हमें लिखनी है। अब 2 अंकों की हमें वो संख्या लिखनी है इनके बीच की, 10 और 250 के बीच की वो संख्या लिखनी है जो 4 के गुणज है, यानी कि जो 4 का भाग जाता है, जो 4 के पाड़े में आती हैं। तो सबसे पहला नंबर आएगा इसमें 12, फिर 16 20, ये तो हमारा पहले पद हो गए 2 3। अंतिम पद देखते हैं जिसमें 4 का भाग जाता है तो 250। 250 में 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेंगे, यानी कि 248 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी बनेगी 4 के गुणज की 12 16 20 और 448, ये समांतर श्रेणी हो गई। पहला पद इसमें 12 है, डी का मान 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, एन का मान हमें ज्ञात करना है और एनवा पद इसमें दे रखा है 248, ये एनवा पद है 248, हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें एनवे पद का सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद इसमें 248 है, पहला पद इसमें 12 है, एन का मान इसमें ज्ञात करना है और डी का मान इसमें 4 है। जब इसमें हम हल करेंगे तो एन माइनस 1 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये 4n माइनस 4, फिर 12 में से हम 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो 8 प्लस 4n बराबर में है 248। तो 248 बराबर 8 प्लस 4n, इस 8 को हम इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा ये, तो 248 माइनस 8 बराबर 240, बराबर में आएगा ये 4n।
हमें n का मान ज्ञात करना है, तो इसमें n का मान ज्ञात करने के लिए 4 को हटाएंगे, 240 में हम 4 का भाग देंगे तो वो आएगा हमारा n का मान। तो n का मान कितना है इसमें 60, ये हमारा इसमें n का मान है। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, तो वो 60 गुणज है। तो लाइन हमें नीचे लिखनी है, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। फिर 10वां सवाल आपके रचना वाला आएगा। तो रचना वाले जो सवाल है, एक तो आपके सवाल नंबर 10, एक सवाल नंबर 11 और एक सवाल नंबर 22, ये तीनों ही सवाल में आपको अलग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि स्क्रीन पर बनाकर ये आपको बताना संभव नहीं है, मतलब उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वीडियो कैमरे के माध्यम से आपको जो वीडियो बनाकर अलग से आपको समझा दिया जाएगा। ये वैसे आप देख सकते हैं सवाल, ये 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड है, इसको 5:8 में विभाजित करना है और दोनों भागों को मापना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींचते हैं 7.6 सेमी का, फिर एक बिंदु पर हम न्यून कोण बनाते हैं और फिर इनकी जोड़ करते हैं, 5 और 8 13। तो प्रकार की सहायता से जो हमने न्यून कोण बनाया इस पर हम 13 इस प्रकार से यहाँ पे चाप काटेंगे, फिर 5वें इस लास्ट वाले को हम इस 13वें चाप से मिलाएंगे। फिर सवाल नंबर 11 है, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेमी दूर एक बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श रेखा के युग्म की रचना कीजिए और इन दोनों की लंबाइयां मापिए। तो ये भी आपको मैं अलग से वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। फिर भी आपको क्या करना है कि एक 10 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचना है, इसको हम ए और बी नाम दे देंगे, और फिर एक बिंदु पर आपको 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। जैसे हम बी पर जो 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींच लेते हैं, तो यहाँ पर हम 6 सेमी त्रिज्या का कोई एक वृत्त खींच लें, ये हमने वृत्त खींच लिया। फिर ये जो ए बी रेखाखंड है, इसको हम जो समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बीच में लाइन खींचने के लिए प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे, एक चाप हम ए बिंदु पर रखकर ऊपर काटेंगे, एक चाप हम ए बिंदु पर रखकर ही नीचे काटेंगे। इसी प्रकार से बी बिंदु पर रख एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटेंगे, इन दोनों को हम मिला लेंगे। फिर जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलती हैं इनको हमने एम नाम दिया, और इस एम बिंदु को केंद्र मानकर एम ए और एम बी त्रिज्या का हमने एक बड़ा वृत्त खींचा। ये हमें इसमें बड़ा वृत्त खींचेंगे। इस प्रकार से हमने एक बड़ा वृत्त खींचा। अब जहाँ पे दोनों रेखाएं, दोनों वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ से हम इसको मिलाएंगे। तो यहाँ से मिलाने के लिए हम ये वाला एक लाइन खींचेंगे और ये वाला हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे। तो इनको मिलाया, T1 और T2 इसको नाम दे दिया। तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं अपनी बन जाएगी। इनकी लंबाइयाँ मापनी है, तो लंबाइयाँ दोनों की बराबर आएगी। फिर जो भी हमने काम किया है इसको रचना के रूप में लिखना होगा। सवाल नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां सवाल। इसमें 12वां सवाल है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के, साइन का मान तो होता है लंब बटा कर्ण और सेक का मान होता है कर्ण बटा आधार। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें एक तो देखना होगा कि ये कोट में किस रूप में दे रखा है। तो ये कोट बराबर होगा 8/15, इसको लाल कक्का से तुलना करेंगे तो ये हमारा कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये आधार का मान 8 है और लंब का मान 15 है। तो ये आधार बटे लंब आया। हमें इसमें कर्ण की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें साइन और सेक ज्ञात करना है। साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है और सेक कर्ण बटा आधार होता है। तो इसमें हमें कर्ण की आवश्यकता होगी, तो हम इसमें कर्ण को ज्ञात करेंगे। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आधार इसमें 8 दे रखा है, लंब इसमें 15 दे रखा है, तो आधार और लंब का स्क्वायर करके अंडर रूट ज्ञात करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आधार का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और लंब यानी कि 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होगा, 15 का स्क्वायर 225। जब 8 का स्क्वायर और ये 64 और 15 के स्क्वायर 225 को जब हम जोड़ेंगे तो इनका उत्तर 289 आएगा। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर है। तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट 289। 289 17 के वर्ग है, इसलिए कर्ण का मान आएगा इसमें 17। अब हमारे पास में तीनों ही मान है। ये कर्ण का मान हमारे पास में आ गया यहाँ पे 17, आधार हमारा 8 है, लंब हमारा 15 है। साइन ज्ञात करने के लिए लंब बटा कर्ण, लंब का मान इसमें 15 है और आधार का कर्ण का मान इसमें 17 है। इसी प्रकार से सेक थीटा ज्ञात करने के लिए कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान इसमें
17 है और आधार का मान 8 है, तो 17/8। ये हम इसको लिखेंगे आधार, लंब और कर्ण। आधार 8, लंब 15 और कर्ण 17 है, तो साइन ए बराबर जो होगा वो लंब बटे कर्ण। लंब का मान 15, कर्ण का मान 17, तो ये 15/17। सेक ए बराबर होगा कर्ण बटे आधार, यानी कि 17/8 इसका आंसर। तो ये साइन ए है और ये सेक ए, दोनों मान हमें ज्ञात करने थे। फिर सवाल नंबर 13। 13वें सवाल में आपको साइन कोस 10 का मान लिखना है सारणी में से और इसको हल करना है। साइन 30, कोस स्क्वायर 30 प्लस टेन 45 प्लस कोस स्क्वायर 60, इन सब के मान लिखने हैं। मान रखेंगे इसके, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2। इसका स्क्वायर करना है वापस, क्योंकि ये कोस स्क्वायर 30 है। प्लस ये टेन 45 का मान 1 होता है, कोस स्क्वायर 60 का मान 1/2 और इसका वापस स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर। इसको इससे गुणा करेंगे और इन दोनों को वापस गुणा करेंगे, तो 1/2 इंटू √3/2 का स्क्वायर 3/4, 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब इनको पहले गुणा करेंगे, तो 1/2 इंटू 3/4, इसका उत्तर होगा 3/8। ये 3 एकम 3, 2 दूनी 8, 2 चौक 8, 3 एकम 3 और 2 चौक 8, तो 3/8 प्लस 1/4। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो लघुत्तम लेंगे, 8 और 4 की लघुत्तम 8, 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 3 से किया तो 3, 4 का भाग देंगे 8 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा और 8 लघुत्तम के, तो 5/8 इसके आंसर आएंगे। सवाल नंबर 14 आपके सांख्यिकी का प्रश्न है, 14वीं प्रश्नावली का। 14वीं प्रश्नावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर की प्रश्नावली है। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 7.5 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। ये सवाल वैसे आपके जो पहले वाली जो बोर्ड की पुस्तक थी उसका सवाल है। ये 17.2 का 6-7 सवाल है, पहले वाली किताब में मिलेगा आपको। वैसे इस बार में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बार भी इस प्रकार के प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए वैसे ही प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे हम इसमें। तो सबसे पहले हम इस आड़ी सारणी की खड़ी सारणी बनाएंगे, ये वाली खड़ी सारणी। एफ और एक्स को गुणा करके एफ एक्स ज्ञात करेंगे। एफ का मान और एक्स का मान यहाँ पे दे रखा है, इनको हम यहाँ पे गुणा करके एफ एक्स निकालेंगे। माध्य पहले इन्होंने ज्ञात कर लिया 7.5 है, हमें पी का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम खड़ी सारणी बनाते हैं। खड़ी सारणी के रूप में इस प्रकार बनेगा, ये एक्स आएगा, ये हमारा एफ आएगा, फिर इनको गुणा करके एफ एक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ एक्स। 3 इंटू 6 बराबर 18, 6 18, 8 पंजे 40, 15 इंटू 7 करेंगे 105, 9 को 5 से गुणा करें तो 9 को पी से गुणा करें तो 9 पी, 8 को 11 से करें तो 88, 13 को 4 से करें तो 52। ये हमारा एफ एक्स है। अब इसमें हम एफ एक्स की जोड़ करेंगे और इस एफ की भी जोड़ करेंगे। तो एफ की जोड़ करते समय ये पी अलग जुड़ेगा, बाकी संख्याएं अलग जुड़ेगी, तो इनकी जोड़ हो जाएगी 41 और पी इसमें अलग जुड़ेगा, तो 41 प्लस पी। ये हमारा सिग्मा एफ का मान है। इसी प्रकार से सिग्मा एफ एक्स की जोड़ करेंगे, तो ये 9p अलग जुड़ेंगे, बाकी संख्याएं अलग जुड़ेगी। तो संख्याओं की जोड़ 303 है और ये पी 9p इसमें अलग जुड़ेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 303 प्लस 9p और सिग्मा एफ बराबर 41 प्लस पी। माध्य इन्होंने दे ही रखा है 7.5, सिग्मा एफ 41 प्लस पी, सिग्मा एफ एक्स 303 प्लस 9p। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लगाएंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 303 प्लस 9p और बटे में सिग्मा एफ का मान आएगा 41 प्लस पी, बराबर में इनका माध्य दे रखा है 7.5। 7.5 को हम गुणा कर, ये पक्षांतरण करेंगे, 41 प्लस पी का भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो 7.5 को गुणा करेंगे 41 प्लस पी से, बराबर में बचेगा 303 प्लस 9p। 7.5 को जब हम गुणा करेंगे 41 से तो ये आएगा 307.5 और 7.5 को p से गुणा करेंगे तो वो आएगा 7.5p, बराबर में 303 प्लस 9p। अब हम पक्षांतरण करेंगे, p वाले एक तरफ और बाकी संख्या एक तरफ। 303 इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 307.5 में से हम 303 को घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 307.5 माइनस 303। इसको जब हम घटाएंगे तो ये आएगा 4.5। 9p में से 7.5 भी घटाएंगे तो ये 1.5p आएगा। p का मान ज्ञात करने के लिए 1.5 को यहाँ से हटाएंगे तो 4.5 में हम भाग देंगे 1.5 का, पॉइंट से पॉइंट हटेगा
45 में 15 का भाग देंगे तो 3 उत्तर आएगा। तो पी का मान कितना आया? 3। फिर सवाल नंबर 15 में आपको बहुलक ज्ञात करना है। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आसान है, सबसे आसान है और 4 नंबर आपके आसानी से बहुलक से मिल जाएंगे। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करते हैं। तो ये सारणी देखिए, इसकी नई सारणी वापस आपको नहीं बनानी है, इसी से आपको सवाल हल करना है। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे पहले। बहुलक वर्ग के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं। तो ये नीचे की संख्या में सबसे बड़ी संख्या 25 है, अतः सबसे अधिक बारंबारता बराबर 25 है। इसके संगत वर्ग देखें तो ये 60 से 65 है, अतः बहुलक वर्ग बराबर 60 से 65। इसमें हम ये सारे मान लिखेंगे, एल का मान, F1, F0, F2, H, ये सारे मान इसमें लिखेंगे। तो मान लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये एल का मान यहाँ पे 60 है, निम्न सीमा ये 60। F1 सबसे बड़ी बारंबारता हमारा 25 है। इससे पहले वाला जो होता है वो F0 होता है, ये 20 हो जाएगा। इसके बाद वाला F2 होता है, ये F1 है, ये F0 है और ये वाला F2 है। और H का मान इनके बीच का अंतर, तो 60 और 65 के बीच का अंतर कितना हो गया हमारा? 5 इसमें अंतर है। अब सूत्र लिखेंगे हम इसमें, बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में लिखेंगे H, ये हमारा बहुलक का सूत्र हुआ। इसमें बहुलक के मान लिखेंगे। तो L का मान 60 है, F1 25 है, F0 20 है, बटे में 2F1 25 माइनस 20 माइनस F2 का मान 10 और H का मान यहाँ पे 5। अब क्या करना है यहाँ पे, इसमें 60 वैसे वैसे लिखने, 25 में से हम 20 को घटाएंगे, 2 को 25 से गुणा करेंगे और 20 में 10 को जोड़ेंगे। हमेशा यही काम करना है, ऊपर घटेगा, ये दोनों गुणा होंगे, ये दोनों जुड़ेंगे। तो 25 में से 20 गए तो 5 इंटू ये हमारे 5, तो 5 इंटू 5 ये तो ऊपर हो गए, और बट्टे में 5 इंटू 25 इंटू 2 बराबर 50 और 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30। फिर हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और 20 यहाँ बचेंगे, 50 में से 30 गए तो 20, इसको हमने 5 के पार्ट से काट दिया। तो 25 बटा 20 को हमने लिखा 5 बटे 4, 5 बटा 4 यानी कि 1.25। 5 में हम 4 का भाग देंगे तो ये 1.25 बार जाएगा। इसको हम 60 में जोड़ेंगे तो ये 61.25 इसके आंसर होंगे। फिर सवाल नंबर 16 है हमारा इसमें। मान लीजिए कि एक पासे को हमने एक बार फेंकते हैं, तो हमें 2 की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 2 सवाल करने इसमें। एक तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और एक 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो एक पासा फेंकने पर कुल कितने परिणाम होंगे? 6, 1 से लगाकर 6 तक की गिनती। 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 और 6, 2 ही इसके अनुकूल परिणाम है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 2 बटे में कुल परिणाम 6, 2 बटा 6 यानी कि 1/3। इसका आंसर होगा 1/3। फिर इसका दूसरा है 4 से छोटी या उसके बराबर, यानी कि इसमें हम 4 को भी शामिल करेंगे। तो 4 से छोटी 1, 2, 3 और उसके बराबर यानी कि 4, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 4 और कुल परिणाम है 6। तो 4/6 यानी कि 2 का भाग देंगे तो 2/3 इसका आंसर आएगा। सवाल नंबर 17, ये भाग स है, पार्ट सी। सवाल नंबर 17 में आपको अथवा में सवाल मिलेंगे। सवाल नंबर 17 का जो 2 सवाल आएंगे इसमें अथवा में आएंगे, किसी एक को आपको करना है। तो हम यहाँ पे पहला सवाल कर रहे हैं 17वें का, ऊपर वाला। 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें 1 से 100 तक के बीच में कितनी संख्या है वो ज्ञात करना पड़ेगा, फिर जितनी भी संख्या है इन सबका योगफल ज्ञात करेंगे। तो 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित होने संख्याओं का योग। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 6, 12, 18 और लास्ट में 100 से पहले संख्या आती है जो 6 का भाग देता है वो 96। तो ये एपी बन गई एक, 6, 12, 18 और लास्ट में है 96। पहला पद 6 है, डी का मान भी 6 और एन वा पद इसमें 96 है, 96 और एन का मान इसमें हमें ज्ञात करना है। तो पहला हम इसमें एन ज्ञात करेंगे। तो पहला पद इसमें 6, डी 6, एन वा पद 96। एन वा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन वा पद इसमें 96, पहला पद लिखा 6, एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान लिखा हमने 6। इस 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 6n माइनस 6 और ये प्लस के 6, इस वाले 6 से ये वाले 6 कट जाएंगे तो 96 बराबर बचेंगे 6n। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हम 96 में 6 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 16। तो कितनी संख्या है? 16।
तो 1 से 100 तक की गिनती में 6 से विभाजित होने वाली 16 संख्याएं हैं। तो ये n का मान आया। अब 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्या का योग। n का मान अपने पास में है 16, पहला पद 6, d का मान भी 6, हमें Sn ज्ञात करना है। तो n पदों का योगफल Sn बराबर n/2। तो n पदों का हमने सूत्र लगाया, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर 16, और जो पहला पद है इसमें 6, d का मान भी 6, ये इसमें लिखेंगे। तो मान रखने पर 16/2, 2 इंटू पहला पद 6, 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 6। 16 में 2 का भाग देंगे तो 8, 2 को 6 से करेंगे तो 12, 15 में से 16 में से 1 गए तो 15 इंटू 6, गुणा करेंगे तो 90, और 12 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएंगे 102। गुणा करेंगे इसको 8 से, तो 8 इंटू 102 बराबर 816। ये हमारा प्रथम n पदों का योगफल के सूत्र से 6 से विभाजित होने वाली 16 संख्याओं का योगफल है 816। तो 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं 16 हैं, जिनका योग 816 है। ये इसका जो आंसर है। अब अगला सवाल है 18वां सवाल। यह आपके जो 7वीं प्रश्नावली है, निर्देशांक ज्यामिति 7वीं प्रश्नावली 6 नंबर की है, और उसमें से एक प्रश्न ये आएगा। तो ये 18वें का 8वां वाला सवाल हम इसमें कर रहे हैं। एक तो समत्रिभाजित करने वाले रेखाखंड के निर्देशांक ज्ञात करने, और एक इसमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक बिंदु एक्स अक्ष पर P x, 0 है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब उस बिंदु की A से और B से दूरी बराबर है। तो ये बिंदु बीच में आ जाएगा P, A से भी बराबर पे है और B से भी बराबर पे है। तो हम इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे, तो AP बराबर PB करके इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमने बिंदु माना x, 0, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, समदूरस्थ है तो AP बराबर PB निकालेंगे। AP दूरी ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x2 का मान x है और x1 का मान 6 है, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान 5 है। तो 0 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 5, स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरफ जो है x माइनस 6 है, यानी कि x माइनस 6 a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान यहाँ पे है x, तो x स्क्वायर प्लस b का मान 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 6 12, और x तो माइनस के 12x। तो हमारा जो AP आया वो है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 25, ये हमारा AP का मान है। इनको हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 61, ये हमारा AP है। इसी प्रकार से हम PB ज्ञात करेंगे, तो इसका जो x2 है वो माइनस के 4 है, माइनस x1 इसमें x है, और y2 इसमें 5 है, और y1 इसमें 0 है। तो ये तो इसका उत्तर माइनस के प्लस के 5 हो जाएंगे, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। हमें माइनस के 4 माइनस के x, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना है। तो माइनस 4 ये a का मान है, और x इसमें b का मान है। माइनस 4 का स्क्वायर 4 होगा 16 होगा, और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab 2 चौक 8x, और 5 का स्क्वायर 25। तो 16 और 25 को जोड़ेंगे वो हो जाएगा इसमें 41। तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 41, ये पूरे में अंडर रूट ये PB का मान आया। क्योंकि ये जो P बिंदु है वो AB से समदूरस्थ है, इसलिए AP बराबर PB होगा। तो हमने अंडर रूट ये AP का मान लिखा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 61 बराबर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 41। दोनों तरफ से ये अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, इससे ये अंडर रूट हट जाएगा। तो हमने लाइन लिखी दोनों तरफ वर्क करने पर, और ये अंडर रूट यहाँ से हटा दिया, और अंदर की संख्या बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 61 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 41। ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये 61 और 41 एक तरफ रहेंगे, और माइनस के 12x और ये प्लस के 8x एक तरफ ले जाएंगे। तो ये माइनस के 12x इधर आएंगे तो प्लस के 12x, प्लस के 41 इधर आएंगे तो माइनस के 41। तो 61 में से हम घटाएंगे 41 को, और 8 में जोड़ेंगे 12 को, तो 8 और 12 20 हो गए, और यहाँ पे भी इनकी माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20x बराबर 20 बचेगा। तो 20x बराबर 20, यानी कि x बराबर 20/20 कितनी बार भाग जाएगा? एक बार।
x का मान आया 1। तो वह बिंदु जो हमने माना था वो x, 0 माना, तो बिंदु हो जाएगा x की जगह पे 1, तो p, 1, 0। वह x अक्ष पर बिंदु कौन सा है जो उन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है? वह बिंदु है हमारा 1, 0। फिर 19वां सवाल है इसमें, सेक स्क्वायर 65 माइनस कोट स्क्वायर 25 माइनस 3 साइन 30 कोस 60 का मान ज्ञात करना है। तो देखो सेक 65 और कोट 25 का तो मान हमारे पास में नहीं है, हम इसको पूरक सूत्र से हल करेंगे और बाकी की ये 3 साइन 30 कोस 60 का मान हम सारणी से लिख लेंगे। तो पहले हम इस कोट थीटा को और सेक थीटा को हम बदलेंगे, या तो सेक थीटा को कोसेक में बदल देंगे या फिर हमें जो इस कोट थीटा को टेन थीटा में बदलेंगे। तो हम क्या करें, इसमें कोट थीटा को टेन थीटा में बदल रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 65 माइनस कोट स्क्वायर 25 माइनस 3 साइन 30 कोस 60, कोट थीटा बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा। तो सेक स्क्वायर 65 माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस 25 माइनस में ये 3 साइन 30 कोस 60 वैसे वैसे लिख लेंगे। तो ये समीकरण बनेगी हमारी सेक स्क्वायर 65 माइनस टेन स्क्वायर 65 माइनस 3 साइन 30 और कोस 60। ये एक सरल समीकरण है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका उत्तर 1 होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाली जो मान है इसका मान लिखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। तो 1 माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2, इसको गुणा करेंगे तो यह आएगा 3/4। तो 1 माइनस 3/4, जब इसको हम लघुत्तम लेके हल करेंगे तो यह आएगा 1 और 4 का लघुत्तम 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 माइनस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 3 से किया तो 3/4, 4 में से 3 गए तो 1 और बट्टे में लघुत्तम के 4, तो आंसर आया 1/4। अब सवाल नंबर 21, यह आपका डी भाग है। इसमें आपके 3 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के। एक प्रश्न आपका ग्राफ का आएगा, एक रचना